बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ मलिक। इंग्लिश प्रोनंसिएशन, ग्रामर, टेंसेस, मीनिंग्स के साथ आज हम टेंसेस पे बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले टेंसेस किए, हमने सबसे पहले कंटिन्यूस टेंसेस किए, फिर परफेक्ट किए, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस किए, और उनमें जो हमारे पास जो चेंज थी वो बुनियादी तौर पे हेल्पिंग वर्ब की चेंज थी, और उर्दू में जो निशानी थी वो सारी की सारी सेम थी। जैसे कि हमारे पास बुनियादी तौर पे 3 ज़माने होते हैं वक्त के लिहाज से, माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी होता है गुज़रा हुआ ज़माना, हाल होता है मौजूदा ज़माना, मुस्तकबिल होता है आने वाला ज़माना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब उर्दू में ये जो जुमले के आखिर में अल्फाज आते हैं, माजी में होता है था, थी, थे या थीं, और अलिफ छोटी ए या बड़ी ए भी अगर आखिर में आए तो वो भी माजी की तरफ ही इशारा करता है। अगरचे कुछ इस्तिस्नाई सूरतों में ये प्रेजेंट में भी अलिफ छोटी ए बड़ी ए आ जाता है, लेकिन वो आमतौर पे मस्बत जुमले नहीं होते। तो हमारे हाल के लिए, मौजूदा ज़माने के लिए, प्रेजेंट के लिए जो 4 लफ्ज़ हैं उर्दू के, हैं, हो, हूँ, जी जब भी आएंगे इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट से होगा, उस फ़िक्रे का ताल्लुक़ गागी के फ्यूचर के साथ ताल्लुक़ बनाएगा। अब वक्त के लिहाज से जो ज़माने की तकसीम है उसमें जो हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब चाहिए होती हैं वो होती हैं पहली, दूसरी और पहली। यानी इससे मुराद क्या है, प्रेजेंट, और दूसरी फॉर्म किस में आएगी, पास्ट में आएगी, और फिर पहली फॉर्म विल शैल के साथ वो आएगी। फर्स्ट फॉर्म फिर से वो फ्यूचर के लिए आएगी। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जब तयन होगा तो हमारे पास पहली 2 फॉर्म्स वर्ब्स की जो है इस्तेमाल होंगी, और बाकी जो है तीसरी फॉर्म या चौथी फॉर्म वो इस्तेमाल होती हैं कि ये वक्त के लिहाज से नहीं होंगी। वो ये बताएगा कि काम हो रहा है, मुकम्मल हो चुका है, या अभी इसका क्या स्टेटस है, या इस मामूल है कोई। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में पहली, दूसरी और पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। तीसरी और चौथी फॉर्म जो है उसका ताल्लुक़ प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर से नहीं है, ये सभी ज़मानों में आती हैं। अब यहाँ कुछ पहले से फ़िक्रात लिखे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। तो पहले क्या हुआ था भला, कंटिन्यूस टेंसेस में ये हुआ था कि कंटिन्यूस टेंसेस में हमारे पास इज़, एम, आर आया था। ये किन लफ्ज़ों के लिए, इनके लिए। और था, थी, थे के लिए हमारे पास ये आए थे वाज, वर आए थे, और इनके लिए आए थे। और फ्यूचर के लिए हमारे पास आया था विल शैल के साथ बी आया था। ठीक है, ये एक फॉर्मेट बना था कंटिन्यूस टेंसेस के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर के कंटिन्यूस के टेंसेस के लिए एक फॉर्मेट ये था। जब हमने परफेक्ट टेंसेस किए थे तो यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद ये आया था, और यहाँ पे आपकी आईएनजी फॉर्म थी। क्लियर। अब परफेक्ट टेंसेस में क्या हुआ था भला, परफेक्ट टेंसेस में ये हुआ था कि सब्जेक्ट के बाद आपके पास प्रेजेंट में हैज़ हैव था, और हैज़ हैव जो है उसी में ये आपके हैं, हो, हूँ आ गए थे। और थर्ड फॉर्म तो फिर सब में थी, और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो पास्ट में ये क्या था, हैड था, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म थी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म थी। और फ्यूचर में क्या था, विल शैल के बाद हैव लगाया था, और फिर हमने थर्ड फॉर्म लगाई थी। तो इस तरह से फॉर्मेट था। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पे इजाफा हो रहा था, वो बीन का था। वो कैसे, पहले हमने सब्जेक्ट लगाया था, हैज़ हैव प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए था, और पास्ट में वही सेम सारा फॉर्मेट सेम है, एक लफ्ज़ का इजाफा था, जैसे विल और शेल का इजाफा हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हैव आ गया था, और यहाँ पे बीन आ गया था।
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में। और इसके बाद वो वक्त का जिक्र अगर था तो वो सिंस फॉर या ऑब्जेक्ट भी अगर यहाँ पे था तो बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, तो सिंस फॉर लगा के हमने क्या किया था, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भी लगाई थी हमने। तो फॉर्मेट अब देखिए वही है, बीइंग के बाद हमने आईएनजी फॉर्म भी लगाई थी। अब तब्दीली कहाँ आ रही थी, तब्दीली यहाँ पे आई, यहाँ पे। और ये 9 टेंसेस का फॉर्मेट था हमारे पास। कहने का मतलब ये है, ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं इनकी इंग्लिश जो है कंटिन्यूस टेंसेस में ये बन गई थी, परफेक्ट टेंसेस में ये बन गई थी, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में उन्हीं की इंग्लिश वही रही। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे पास प्रेजेंट के टेंसेस। अब प्रेजेंट में जब बात मैं कर चुका हूँ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और अब ये याद रखना है प्रेजेंट में जब ये आएंगे है, हैं, हो या हूँ, इनके लिए अब हमने अलग से कोई भी इज, एम, आर या ये वाले नहीं लगाने, उनकी इंग्लिश नहीं आनी, वो वोकैबुलरी वर्ड या मेन वर्ब के अंदर ही होगा। मसलन वो यहाँ आते हैं, इसको अगर हम देखें, हैं बताता है कि ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से एक है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये कौन सा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूस है, या सिंपल है। अब ये इंडेफिनिट टेंसेस हमने करने हैं, तो तीनों इंडेफिनिट टेंसेस की मैं बात करूंगा, और तीनों इंडेफिनिट टेंसेस का अगर फॉर्मेट अगर मैं बनाऊंगा तो वो बड़ा सिंपल सा है। इंडेफिनिट टेंसेस का फॉर्मेट ये बनेगा, प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इसके साथ समटाइम्स एस या ई एस भी हमें लगाना पड़ता है, और फिर ऑब्जेक्ट अगर हो तो, और इसी तरह पास में हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और फ्यूचर में विल शेल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म सब में आनी है इस तरह से, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी, पास में सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये हमारा फॉर्मेट चल रहा है। इस फॉर्मेट के मुताबिक है बताता है कि ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से एक है। ठीक है, और अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो कौन सा है, इसमें रहा रही रहे नहीं है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है, चुका चुकी चुके नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट भी नहीं है। और इससे पिछले लफ्ज़ पे आ जाएं तो उस लफ्ज़ का एक हिस्सा कह लें ये तातीते। अब इन लफ्ज़ों से पहले अगर तातीते आ जाए, इन लफ्ज़ों से पहले तातीते आ जाए तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बनेगा, तो उसे हम फ़ेल हाल सिंपल या मुतलक कहते हैं। तो अब हम इंडेफिनिट टेंसेस में जब चलते हैं तो इनसे पहले ये लफ्ज़ आएंगे तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंसेस बनाएंगे। तो फॉर्मेट उसको जब फॉलो करेंगे हम कि वो यहाँ आते हैं, इसकी मैं इंग्लिश लगा देता हूँ, तो क्वाइट सिंपल, दे कम हियर। अब ये ध्यान रखना है कि दे आर कम हियर नहीं है, क्योंकि हैं की जो इंग्लिश है हमें यहाँ पे आर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो कम के अंदर ही है, आते हैं। ठीक है, दे आर कम हियर नहीं होगा। मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी। क्वाइट सिंपल ये भी बता रहा था कि ये प्रेजेंट का है, और ये यहाँ पे ता मिला हुआ था लफ्ज़ के साथ, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। इसने सब्जेक्ट के बाद ही फर्स्ट फॉर्म ले लेनी है, और यहाँ हमने एस या ई एस नहीं लगाना, क्योंकि एस या ई एस सिर्फ लगता है जिन लफ्ज़ों में ये है लिखा होता है, जिन फ़िक्रात में है लिखा होता है, वहाँ एस या ई एस का इजाफा करना होता है हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ, वरना हमने हैं के साथ भी नहीं करना, हो के साथ भी नहीं करना, हूँ के साथ भी नहीं करना है। मैं हॉकी खेलता हूँ, क्वाइट सिंपल, आई प्ले हॉकी। और एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की गलती देखी है, हम इज़ एम आर को हर जगह ही लगा देते हैं। जब विल शेल लगाते हैं तो हम बी बिला वजह लगा देते हैं। वो ज़रूरत के मुताबिक आएगा, अपनी मौके की मुनासबत से आएगा, या जब वो लफ्ज़ होगा तो उसके तर्जमे के तौर पे आएगा, हर जगह नहीं आएगा।
इसी तरह हमने जो भी कभी भी हैज़ हैव नज़र आता है हम जल्दी से उसके बाद बीन भी लगा देते हो, तो ऐसा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे पढ़ाते हो आ गया, बड़ा वाज़ेह प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से एक है। ये आ गया प्रेजेंट के इंडेफिनिट है, तो ये अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मुझे है, यू टीच मी। तो यहाँ पे अब आपको ये बात भी बताता चलूँ कि आप ये जो ज़मीर की फ़ाइली, मफ़ूली या इज़ाफ़ी या मिल्कियती हालतें क्यों याद करते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आया था प्रोनाउन का, यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो, ठीक है, ऐसे आ गया। ये हो गया। हम एक कहानी पढ़ते हैं, है में फिर वही सारा कुछ रिपीट होगा। ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से है और ये बताता है कि ये कंटिन्यूअस है, और जब ये बताता है प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से है, लिहाजा फर्स्ट फॉर्म तो आएगी और इसके साथ आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि इसमें रहा रही रह नहीं है, इसमें चुका चुकी नहीं है, तो लिहाजा थर्ड फॉर्म नहीं आएगी और ना ही आएगी सेकंड फॉर्म आएगी, ना ही फोर्थ फॉर्म आएगी। तो क्या बन गया, वी रीड अ स्टोरी, वी रीड अ स्टोरी, ये बन गया हमारा, ये पूरा फिक्रा बन गया। इसमें ऑब्जेक्ट भी है। अब वो स्कूल जाता है, अब है क्या बताता है, ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से तो है, एक है, लेकिन साथ ये भी बता रहा है कि अब इसमें एस या ई एस भी लगेगा, क्योंकि जिन फिक्रों में है आएगा उन फिक्रों में फेल की पहली फॉर्म के साथ हम एस या ई एस भी लगाएंगे, तो यहाँ लग जाएगा। अब वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अब ही गोज ओ के साथ आम तौर पे ई एस लगेगा, तो ये बन गया ही गोज़ टू स्कूल। अब ये ही इज़ गो टू स्कूल नहीं होगा, यहाँ है, हैं, हो, हूँ की इंग्लिश इज़ एम आर हमने नहीं लगानी। वो एक ख़त लिखती है, इसमें फिर है आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसमें भी ऐसी एस लगेगा, तो ये आपका बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में है भी आया हुआ था, पहले ही मौजूद था, लिहाजा एस लगेगा। शी राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखती है। ये हमने मस्बत कर लिए सारे जो है फिक्रात, यहाँ पे हमने इनकी ट्रांसलेशन लिख दी। अब इसी को माजी में ले जाए, भाई यहाँ ये लफ्ज़ थे, हम यहाँ लगा देंगे, ये लफ्ज़ लगा देंगे, या ये नहीं होगा ये लगा देंगे, तो वो पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा। अगर मैं ये कर दूँ है की जगह वो यहाँ आते थे, वो यहाँ आते थे, अब समझे हैं यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब वही थे क्या हो गया, वो पास्ट के ऑप्शंस में से एक है, और पास्ट में से फिर वही ताती थे, इनसे पहले आ जाएगा, वही ताती थे अगर इनसे पहले आ जाएगा तो वही वो पास्ट का इंडेफिनिट बनाएगा। अगर इन्हीं से पहले ताती थे आ जाएगा इनमें से कोई, तो वो पास्ट का इंडेफिनिट बना देगा। अगर ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो फिर ये हो सकता है मसलन वो यहाँ आते थे की बजाय वो यहाँ आए। अब वो यहाँ आए में देखें आखिर में हमजा बड़ी ये आ गया, तो वो भी बताता है कि वो माजी है, और फिक्रे की सेंस भी बताती है कि ये पास्ट है। तो पास्ट में क्या होगा कि हमने वॉज वर नहीं लगाना है इंडेफिनिट में, वो उसी आपके वोकैबुलरी वर्ड या मेन वर्ड के अंदर ही था थी थे आएगा, तो हमने यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म लगा देनी है, दे केम हियर। तो ये दोनों मफहूम देगा कि वो यहाँ आते थे या वो यहाँ आए। मैं हॉकी खेलता था, अब हैं की जगह आपका हो गया था, जब था हो गया तो फिर भी एक ही बात है, था थी थे थी के से पहले ता आ जाए, ती आ जाए या ते आ जाए, या मैंने हॉकी खेली, एक ही बात है। अब यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म लगा देनी है, आई प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेलता था या मैंने हॉकी खेली। पास्ट में आपने सेकंड फॉर्म लगाते जाना है, तुम मुझे पढ़ाते हो। यही वजह है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करना बहुत ज़रूरी है। तुम मुझे पढ़ाते हो, यू टीच मी, तो तुम मुझे पढ़ाते थे हो गए, या तुमने मुझे पढ़ाया, बात एक ही है, तुमने मुझे पढ़ाया या तुम मुझे
पढ़ाते थे। तो टीच की दूसरी फॉर्म क्या है? यू टोट मी, यू टोट मी। ये लो, तुमने मुझे पढ़ाया या तुम मुझे पढ़ाते थे, यू टोट मी। अब हम एक कहानी पढ़ते हैं की बजाय अगर हो जाता है हम एक कहानी पढ़ते थे या हमने एक कहानी पढ़ी, तो वही पढ़ी में छोटी ये आ जाएगा आखिर में, या वही था थी थे से पहले वो था थी थे आ जाएगा। दोनों शराइत पूरी होने पे वो पास्ट इंडेफिनिटिव बन रहा है। तो वी रेड अ स्टोरी, स्पेलिंग्स तो वही रहेंगे, रीड, रेड, रेड। तो दूसरी फॉर्म रेड पढ़ी जाएगी, तीसरी भी रेड पढ़ी जाएगी। तो वही रेड अ स्टोरी, हमने एक कहानी पढ़ी या हम एक कहानी पढ़ते थे। इसी तरह वो स्कूल जाता है की बजाय वो स्कूल जाता था या वो स्कूल गया। जब वो गया हो जाएगा तो आखिर में अलिफ आ जाएगा, तो यहाँ अलिफ की वाली भी चीज़ मौजूद है, ये ऑप्शन मौजूद है। तो ये इसी की पहली फॉर्म की बजाय हम दूसरी फॉर्म लगा देंगे, ही वेंट टू स्कूल। अब दूसरी फॉर्म लगे जा रही है जहाँ पहली फॉर्म थी, तो वो हमारा मकसद पूरा हो रहा है। तो वो एक ख़त लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। तो उसने एक ख़त लिखा या वो एक ख़त लिखती थी। अब उसी राइट की दूसरी फॉर्म हम लगा देते हैं, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर। सिंपल। अब ये फॉर्मेट के मुताबिक चल रहे हैं हम। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, और बाज़ जगहों पे हमने एस या ई एस भी लगाना था। एस या ई एस कहाँ लगाना था? जब आपके मस्बत फ़िक्रे में है आ जाना था। जब बाकी तीन है, ये है, ये है या ये है, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगाना हमने। अब फ्यूचर इंडेफिनिट पे चलते हैं कि यहाँ पे वो यहाँ आते हैं, वो यहाँ आते थे, यहाँ तक पास्ट बन गया। वो यहाँ आएंगे, वो यहाँ आएंगे, ये आपका फ्यूचर बन गया। बहुत सिंपल सी बात है। अब हमने क्या करना है, इसकी वजह से विल शैल लगाना है। तो दे क्या बताता है? दे विल कम हियर, दे विल कम हियर। दे के साथ विल लगाएंगे, विल के साथ वही फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और ये याद रखना है कि विल शैल के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म जब लगानी है तो एस ई एस नहीं लगाना, और किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहाँ पे एस ई एस नहीं लगेगा। तो मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता था, आई प्लेड हॉकी। मैं हॉकी खेलूँगा, वहाँ देखिए वो खेलता की शक्ल इस तरह बन रही है, वहाँ आते की शक्ल आए बन रही थी। मैं हॉकी खेलूँगा, क्वाइट सिंपल। आई हुई के साथ आप शेल लगाते हैं, बाकियों के साथ आप विल लगाते हैं। आई शेल प्ले हॉकी। तो ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट ये सिंपल बन रहा है। तो तुम मुझे पढ़ाते हो, यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते थे, यू टोट मी। तुम मुझे पढ़ाओगे, तुम मुझे पढ़ाओगे, वो बन जाएगा यू विल टीच मी। क्वाइट सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगर आप इकट्ठे टेंसेस करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो इसी तरह हम एक कहानी पढ़ते हैं, वो रीड अ स्टोरी। हमने एक कहानी पढ़ी या हम एक कहानी पढ़ते थे, वी रेड अ स्टोरी। हम एक कहानी पढ़ेंगे, हम एक कहानी पढ़ेंगे। जब इधर वो ऐसे आ जाएंगे, गागी के अपने से पहले फिर थोड़ी सी शक्ल मुख्तलिफ लेता है लफ्ज़ की, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पढ़े हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वी शेल रीड अ स्टोरी, वी शेल रीड अ स्टोरी। ये ऐसे हो जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था, अगेन ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगा में आप देख लें, बहुत सिंपल सी बात है। तो वो गागी ये क्या बता रहा है कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर का फॉर्मेट क्या है? विल शेल आएगा और आई वी के साथ शेल, बाकियों के साथ विल, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। क्वाइट सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। ये लें जी, आपका फ्यूचर हो गया। वो एक ख़त लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। वो एक ख़त लिखती थी या उसने एक ख़त लिखा, शी रोट अ लेटर। वो एक ख़त लिखेगी,
वो एक खत लिखेगी, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ये आ गया ऐसे। तो शी विल, क्योंकि शी के साथ विल आता है, शी विल राइट अ लेटर। तो ये अब फॉर्मेट आप देखें, हमने फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट देखें, हमने तीनों टेंसेस इकट्ठे किए, फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर सेकंड लगाई, फिर विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो देखते हैं सब्जेक्ट सब में आया था और ऑब्जेक्ट ऑप्शनल था, आपका ज़रूरी नहीं हर जगह हो। फर्स्ट फॉर्म के साथ या SESP आया था, ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट का फॉर्मेट था। सेकंड फॉर्म थी और उसके बाद विल शेल के बाद थर्ड फॉर्म थी। अब हम गिनते हैं कि हमने 12 टेंसेस किए और 12 टेंसेस में हमने कितने लफ्ज़ याद रखने हैं। अगर हम वो याद करें तो हम टेंस की गलती नहीं करेंगे, टेंस की गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। उर्दू वाले लफ्ज़ तो ये देखें वो सारे सेम थे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और हमने क्या चीज़ याद रखनी थी इंग्लिश में? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म, फ्यूचर के लिए फर्स्ट फॉर्म विल शेल के साथ। अब देखते हैं कि जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था तो उस वक्त क्या हुआ था। उसमें जो हमने ये हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए थे वो देखें 1 2 3 इज एम आर इस्तेमाल किया था। वहाँ इन लफ्ज़ों की जो इंग्लिश थी इज एम आर थी और इन लफ्ज़ों की वॉज वर थी, जबकि इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो वही विल बी, शेल बी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो चेंजेस आती हैं वो हैं। ये तो सेम रहेगा। मसलन वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। सिंपल तब्दीली यहाँ पे आ रही है। 8 लफ्ज़ हो गए। अब हमने किए थे उसके बाद परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस में देखें क्या हुआ था, वही सब्जेक्ट और उसमें परफेक्ट टेंसेस में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैज़ है, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हैड, विल शेल के बाद हैव, थर्ड फॉर्म सब में थी। अब वो 8 के बाद ये लफ्ज़ काउंट कर लें, 9 10 11, ये पहले भी हमने ये देखें यहाँ पे किए हुए हैं, तो ये हम पहले भी ये यहाँ कर चुके हैं। ये देखें ये है, वो फिर सीख चुके हैं। अब ये 11 लफ्ज़ हो गए। अब 11 लफ्ज़ अभी तक हुए हैं, बाकी उनकी रेपिटिशन है, ठीक है। 11 लफ्ज़ याद रखने, चले फिर भी हम इनको अगर काउंट कर भी लें कि इसी तरतीब के साथ काउंट करें, 8 हो गए, 9 10 11, ठीक है। और फिर इसको 12 13 गिन लें, इसको 14 गिन लें, लेकिन एक्चुअली हमारे पास वही अभी 11 लफ्ज़ ही हुए हैं। जहाँ चेंजेस आ रही हैं ये तो पहले भी हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब आगे फिर देखें, आप ये यहाँ पे ये सीख चुके हैं ये वाले। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या हुआ था, ये भी आप पहले सीख चुके हैं, ये भी सीख चुके हैं, ये भी और ये भी। और 11 के बाद ये एक नया लफ्ज़ आया था 12वां, ठीक है। और बीन के बाद आपने ING फॉर्म लगानी थी, ठीक है। ING फॉर्म लगा के आपने वक्त का जो जिक्र था वो करना था सिंस फॉर के साथ। वो भी मैंने बताया था कि सिंस कब लगाना है या फॉर कब लगाना है। ये कुल 12 लफ्ज़ हो गए और 9 टेंसेस में 12 लफ्ज़ों की तब्दीलियाँ हैं। और बाकी आप फिर देखें, ये चीज़ भी अगर आपने याद करनी है तो ये 13वीं चीज़ ये याद करने वाली है, 14वीं ये याद करने वाली है, 15वीं ये याद करने वाली है। कुल 15 लफ्ज़ हमने ज़हन नशीन करने हैं और इनकी तरतीब याद रखनी है। तो 15 लफ्ज़ों में पूरे के पूरे हमारे टेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब 15 लफ्ज़ 12-12 साल, 14-14 साल अंग्रेज़ी पढ़ने के बावजूद हमें नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई गलती है। एक गलती तो ये है कि जब हम टेंसेस को अकेला अकेला करते हैं, उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में ये आएगा वो आएगा, उसकी निशानी ये है, ता है, ती है, ते है, इस तरह से उलझाव पैदा होता है। अगर आप तीनों टेंसेस इकट्ठे करें और उनमें जो चेंज है वो उसको समझाएं तो कुल इस तरह से वो फॉर्मेट बनते हैं, आपके 12 टेंसेस हो जाते हैं। अभी हमने सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए हैं, तो जहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब पहले ही मौजूद हैं
तो उनके तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने मुश्किल ही नहीं है। यहाँ पे आप नॉट लगा देंगे, इन्हीं को बाहर ले आएंगे। तो ही इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा। इज़ ही कमिंग, क्या वो आ रहा है। वाई इज़ ही कमिंग, वो क्यों आ रहा है। डबल इंट्रोगेटिव में भी वो इज़ एम आर वगैरह ये जो है उसके साथ ही जुड़े रहेंगे। तो हैज़ ही डन द वर्क, ही हैज़ नॉट डन द वर्क। व्हेन हैज़ ही डन द वर्क, उसने कब काम किया है। तो डबल इंट्रोगेटिव में भी हम आसानी से सीख सकते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे इंडेफिनिट टेंसेस में क्या होगा, जब आपने इनके बनाने हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, आपने डू की कोई शक्ल अपने पास से लगानी है और कुछ भी नहीं करना। मसलन वो यहाँ नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम हियर। क्या वो यहाँ आते हैं, डू दे कम हियर। वो यहाँ कैसे आते हैं, हाउ डू दे कम हियर। ये हो गया। अब आगे देखें कि वो यहाँ आते थे, दे केम हियर, वो यहाँ नहीं आते थे या वो यहाँ नहीं आए, दे डिड नॉट कम हियर। ये याद रखना है कि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और सिंपल, वो यहाँ आएंगे, दे विल कम हियर। वो यहाँ नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम हियर। आपके पास विल शेल पहले ही दस्तयाब है, इसके बाद नॉट लगा दें। विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ आएंगे। व्हेन विल दे कम हियर, वो यहाँ कब आएंगे। डबल इंट्रोगेटिव भी हो गया। तो अब हमने 12 टेंसेस का फॉर्मेट बना लिया है। तो ये भी अभी मैंने थोड़ा अलग अलग से करवाए हैं। इंशाल्लाह 12 टेंसेस इकट्ठे भी करेंगे, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। और 3 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए 12 टेंसेस सीखने में। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी आपको मिलेंगी, सेल्फ इवैल्यूएशन की एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी, और इंशाल्लाह आप सीखेंगे। तो काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।